किसान भाइयों, समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। जैसा कि आप खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए हैं, रसायनों पर आधारित खेती आप ज़्यादा कर रहे हैं, उत्पादन भी आपको बढ़िया मिल रहा है, लेकिन रसायनों का प्रयोग जो आप कर रहे हैं इससे आपकी खेत की माटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आजकल चर्चा में है प्राकृतिक खेती, तो आप ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है। जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपने बहुत अच्छे से बताया कि लगातार रसायनों के उपयोग से मिट्टी पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो संक्रमित हो रहा है, बहुत तरह तरह के कुप्रभाव भी सामने आए हैं। प्राकृतिक खेती जो आपने पूछा क्या है, तो प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है। इस खेती में हम स्थानीय संसाधनों, जैव विविधता, सहजीवी संबंधों को प्राथमिकता देकर स्थिरता बनाए रखें और अपनी उत्पादकता को बनाए रखें। इसके लिए हम जो भी हमारे पास लोकल स्थानीय संसाधन है उनका उपयोग करके खेती को आगे बढ़ाया जाता है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हमारे आसपास मिलती हैं उनका उपयोग आप खेतीबाड़ी में कर सकते हैं और खेतीबाड़ी में फसलों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के सिद्धांत क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसान खुद अपने खेत पर जितने भी खेती में लगने वाले पदार्थ हैं उनको खुद किसान उत्पादित करता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो सिद्धांत है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है जिसमें जैव विविधता को हम प्राथमिकता देते हैं जी। फसलों का एकीकरण को हम प्राथमिकता देते हैं। स्वदेशी बीज का उपयोग करना, मिट्टी की न्यूनतम जुताई करना, उत्प्रेरक के रूप में जैव उत्तेजकों को बनाना और उनका प्रयोग करना, कृषि पद्धतियों एवं वनस्पतिक अर्क से जो भी कीट प्रबंधन करना है उन पे ध्यान देते हैं जी। इसके साथ ही हम सुनिश्चित करना कि 365 दिन साल भर हमारी भूमि पर कुछ आच्छादन या फसल का एक कवर बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है पशुधन। बिना पशुधन के प्राकृतिक खेती करना असंभव है, क्योंकि जितने भी आपके संसाधन हैं वो सब पशुधन के गाय से ही विभिन्न उत्पाद हैं उनसे मिलकर बनाए जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्राकृतिक खेती में पशुपालन का बहुत महत्व है और पशुपालन से हमें जो भी उत्पाद मिलते हैं, जैसे गोबर है, तो गोबर की खाद भी प्राकृतिक रूप से अपन अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपन को बढ़िया उत्पादन मिल सकता है। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती के बारे में किसान भाई अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, जैविक खेती के बारे में किसान भाई जानते हैं। आप ये बताएं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। जी, मुख्य अंतर प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती में है जो है वो है फसल उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले संसाधन। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती में जितने भी संसाधन हैं वो किसान स्वयं और अपने खेत पर बनाता है, जबकि जैविक खेती में जो भी आपके संसाधन आप प्रयोग करना चाहते हैं उत्पादन में, उनको आप बाजार से भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हैं, पैकेट के रूप में भी आते हैं, बहुत सारे पैकेज मटेरियल्स आते हैं। परंतु जब हम जैविक खेती की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम बाहर से आवश्यक तत्वों को हम खरीदते हैं तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में सब कुछ स्वयं किसान उगाएगा तो जो लागत है वो सब न्यूनतम रहती है, जो कि एक मुख्य अंतर है। आप ये बताएं कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता और प्राकृतिक खेती से किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकते हैं। जी, प्राकृतिक खेती का सबसे आवश्यकता का जो अंग है वो है बदलती जलवायु, दूसरा बढ़ता केमिकल कह लें या रसायनों का उपयोग जो कि हमारे भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, गैर प्राकृतिक आदानों के उपयोग से आपका जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, मृदा स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो रहा है, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं उनका स्वास्थ्य, लागत विविध और फसल विविधता। जैसे मैंने आपको जैविक खेती की बताया था कि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो किसान की जो इनकम है वो उतना नहीं बढ़ पा रही है और साथ ही साथ इनकी ऊंची दाम, ये ऐसे कुछ कारण हैं जो कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता की तरफ किसानों को ढकेलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किसान भाई खेती तो कर रहे हैं और रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी कर रहे हैं, उत्पादन भी बढ़िया ले रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में कैसा उत्पादन किसान भाइयों को मिल सकता है। जी,
तो सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। प्राकृतिक खेती में हम ऐसी फसलों का चुनाव ना करें जिनमें लागत बहुत ज़्यादा आ रही हो, जिनका जैसे कि मक्का हो गया जी। या धान हो गया। दो ऐसी फसलें हैं, एक की पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, मक्का बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रयोग करता है। तो ऐसी फसलें अगर हम उगाएंगे प्राकृतिक खेती में जिनकी लागत ज़्यादा है, या कह लें कि जिनकी डिमांड ज़्यादा है पोषक तत्वों के संदर्भ में या पानी के संदर्भ में, तो उत्पादकता गिरने के अधिक चांसेस हैं। जबकि अगर हम ऐसी फसलें चुने जो कि कम से कम लागत में उत्पादित हो जाएं, जिनकी पोषक तत्व आवश्यकता कम हो, जिनका कि जीवन चक्र बहुत छोटा होता हो, ऐसी फसलों का उत्पादन करके किसान भाई अवश्य ही इस खेती में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती में डॉक्टर साहब किसानों को ऐसी फसलें चुनना है जिनमें लागत कम लगे, पोषक तत्व कम ले और उत्पादन किसान भाइयों को बढ़िया मिल जाए। डॉक्टर साहब, किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, जो फसलें ले रहे हैं, उनके अवशेष की समस्या किसान भाइयों के सामने आ जाती है कि इन अवशेषों का क्या किया जाए। तो प्राकृतिक खेती में अवशेष प्रबंधन और फसल चक्र का क्या महत्व हो सकता है? जी बिल्कुल अमरजीत जी, जैसे कि हमने बात करी थी सिद्धांत, तो पहला ही सिद्धांत था फसल विविधीकरण। तो अगर हम फसल चक्र अपनाएं, कि जैसे कि उदाहरण देता हूं कि कोई भी जैसे दलहनी फसल ले रहे हैं या कोई भी खाद्य फसल जैसे चावल, धान या गेहूं वर्गीय फसलें अगर ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि एक फसल ऐसी लें जिसकी लागत ज़्यादा हो, तो उसके तुरंत बाद कोई एक ऐसी फसल लें जिसकी लागत कम हो, सभी सिद्धांतों पे कि पोषक तत्व की डिमांड कम रहे, आपका खाद की डिमांड कम रहे। तो हमेशा ऐसा फसल चक्र चुने जिनमें एक की लागत ज़्यादा हो तो दूसरे की लागत कम हो, ताकि दोनों ही या तीनों फसलें जो भी आप चुन रहे हैं वो एक दूसरे की पूरक हो सके, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन करें या प्रतिस्पर्धा करें। बिल्कुल। तीसरा, आपने फसल अवशेष के बारे में पूछा। तो फसल अवशेषों में क्या है कि जब भी फसल उत्पादन होगा तो उन अवशेषों में बहुत सारे पोषक तत्व पहले से रहते हैं। तो अगर हम उनका खेत में चक्रण कर दें तो जो भी पहली वाली फसल ने प्रयोग किया होगा पोषक तत्व, तो वो दोबारा से आपके खेत में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। एक दूसरा, अगर फसल का अवशेष बना रहेगा तो मृदा में नमी बनी रहेगी, मृदा में पानी संरक्षित रहेगा, साथ ही साथ जो खरपतवार उगेंगे उनमें कमी आएगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि अवशेषों का प्रबंधन अगर प्राकृतिक रूप से किसान खेतीबाड़ी में करते हैं तो उनकी खेत की माटी में जो है उर्वरक और पोषक तत्व बढ़िया मात्रा में हो जाते हैं और खेत की माटी में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। आप ये बताएं कि प्राकृतिक खेती में रोग और कीटों का प्रबंधन किस प्रकार किसान भाई कर सकते हैं? प्राकृतिक खेती के कुछ घटक हैं। देखिए, सबसे पहले कि उसमें आता है बीजोपचार, फिर उसमें आता है जीवामृत का उपयोग, घना जीवामृत का उपयोग, प्राकृतिक कीट प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन और फसल चक्रण। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने पूछा बीज शोधन कैसे करें, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती में हम बीजामृत का उपयोग करते हैं। बीजामृत क्या है कि ये गौ उत्पादों से, जैसे गोबर, गाय का मूत्र और आप बेसन और आपका चूना मिला के एक संघनित पाद बनाते हैं और उससे बीजों को शोधित करते हैं। तो मैं आपको 100 किलो बीज के लिए शोधन सामग्री क्या रहेगी बिल्कुल बता सकते हैं जी। तो इसके लिए क्या करना है कि 5 किलोग्राम गाय का गोबर लेना है, सूती कपड़े में बांध देना है और उसको एक 20 लीटर पानी भरे बाल्टी में 12 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद उसमें 50 ग्राम चूना मिला दें और 12 घंटे तक छोड़ दें। तत्पश्चात आप 12 घंटे के बाद गोबर को बाहर निकाल लें और सारा जो तरल पदार्थ होगा उसको निचोड़ दें कपड़े से। उसके बाद उसमें चूने का घोल मिलाएं। इसके बाद एक मुट्ठी ऐसी मिट्टी लें जहां पे उस बीज को उपयोग करना है, मतलब किसान भाई जिस खेत में अपना बीज उपयोग करने जा रहे हों वहीं से मिट्टी लेके आएं और उसमें मिला दें। बिल्कुल। उसके बाद 5 लीटर गोमूत्र को अच्छी तरह मिलाकर 12-15 बार एक घड़ी की दिशा में घुमा दें और इसको लगभग 2 से 3 दिन रख दें और आपका ये जो बना हुआ पदार्थ होगा इससे आप बीजों को 100 किलो बीजों को आप इससे लेपित करके बुआई, सीधी बुआई कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा कि जर्मिनेशन, आपका जो अंकुरण होगा या जो जमाव होगा वो बढ़ जाएगा और फसल का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपने सामग्री बताई, किसान भाई जीवामृत से बीज शोधन कर सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से, और इसमें कोई रसायन का प्रयोग भी नहीं है। बीज भी बढ़िया उपचारित हो जाता है, शोधित हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई भी काम अपन करते हैं तो उसमें चुनौतियां भी आती हैं, ऐसी प्राकृतिक खेती भी है। इसमें किसान भाइयों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
जी, चुनौतियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता। अभी किसान भाइयों के मत जो वैज्ञानिक विधि से प्राकृतिक खेती करना है, इसका उचित जानकारी अभी मुझे लगता है कि अभाव है। जी। दूसरा, बाजार तक पहुंच, और तीसरा, जब आपका जो फसल उत्पाद आता है उसका प्रमाणन या सर्टिफिकेशन, जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि अगर जब हम फसल उत्पादन जैविक विधि से करते हैं या प्राकृतिक विधि से करते हैं तो लागत और उत्पादन में कमी आने की थोड़ी संभावना रहती है। तो अगर प्रमाणित उत्पाद हो जाए तो फसलों का कुछ बढ़ के दाम किसानों को मिल सकता है। तीसरा, इसमें जोखिम प्रबंधन एक ऐसा पहलू है जिस पे काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तथा आपका प्राकृतिक आदानों का अनुसंधान करना, की प्रभावशीलता को बढ़ाना, और जो भी आप इनपुट्स हैं या संसाधन है फसल उत्पादन के, उनका प्रभावी विधि से उपयोग करना तथा संसाधनों तक पहुंच, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि चुनौतियों के बीच में आते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाई प्राकृतिक खेती करें या कोई भी नया काम करें, उसमें थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक खेती से लाभ बहुत किसान भाइयों को हो सकते हैं। खेत की माटी सुरक्षित हो सकती है, उसमें पोषक तत्व बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती के संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण संदेश होगा वो होगा फसल का चुनाव एवं फसल की प्रजातियों का चुनाव। तो जैसे हमने शुरुआत में ही बात करी कि ऐसी फसलें चुने जिनकी लागत कम हो, ऐसी प्रजातियां चुने जिनकी फसल अवधि कम रहे जी। और उनका जो इनपुट रिक्वायरमेंट है, इनपुट की आवश्यकता है, वो कम से कम रहे। जो लोकल की फसलें, मतलब जो आपके नज़दीकी, मतलब जैसे झांसी की बात करें तो झांसी की जो या बुंदेलखंड की जो किस्में हैं या बुंदेलखंड की जो फसलें हैं, उनका चुनाव करना विशेष रूप से आवश्यक है। तथा कोशिश करें कि कोई भी ऐसी फसल ना लें जो बहुत लंबी अवधि की हो और बहुत ज़्यादा इनपुट की उसकी आवश्यकता रहे। तो दलहनी फसलें और तिलहनी फसलों का उत्पादन इसमें बढ़ाया जा सकता है, इसको महत्व दिया जा सकता है, जिसमें लाभ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ ऐसी पत्ते वाली फसलें, पत्ते वाली सब्जियां, गोभी वर्गी फसलें, कद्दू वर्गी फसलें, इनका अगर चुनाव करेंगे तो लाभ सुनिश्चित मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि प्राकृतिक खेती में कम अवधि वाली फसलें किसान भाई लें, और जिन्हें कम पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो फसलें अगर किसान भाई लें तो बढ़िया लाभ किसान भाइयों को मिल सकता है। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।